वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको कल बताया था, आपकी जो क्लास चल रही थी उसमें मैंने गोलीय दर्पण के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, और गोलीय दर्पण के बारे में बता दिया, लेकिन आज मैं कुछ एक टॉपिक रह गया था पीछे कि जो कार्तीय चिन्ह पद्धति के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था कि कार्तीय चिन्ह पद्धति है वो क्या होती है। यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है उसमें जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, उनकी चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से रहती है कि वो कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है, वो किन नियमों के द्वारा होता है, क्योंकि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है जो टकराने के बाद, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद प्रतिच्छेद होती है। जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है उसी जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनको भी हम देखने वाले कि कौन कौन से नियम होते हैं और कौन सी किरण कहाँ से जाती है और वापस टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो भी कल नहीं हो पाई थी। ठीक है, मैंने पहले बताया था थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और इसके साथ साथ ये भी है कि आज आपका टेस्ट होना था, लेकिन मैं आज आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। टेस्ट मैं आपका तभी लूँगा जब आपका ये चैप्टर नंबर 9 है, यानी कि प्रकाश पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपका टेस्ट लूँगा और 1 से और 9 चैप्टर तक मैं पूरा कंप्लीट आपका टेस्ट लूँगा। ठीक है, तब तक आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, फ्राइडे को आपकी क्लास ही होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते। साइंस की क्लास तो अभी कंटिन्यू चलेगी ही। चैप्टर का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, तो प्रकाश में मैंने आपको उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बताया था। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है वो क्या होता है, जिसका धंसा हुआ भाग, याद रखना है, जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है वो क्या होता है, वो अवतल होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है। और जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, किसका, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो एक बात तो बताई थी मैंने आपको कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के बाईं तरफ, यानी कि इसके सामने ही क्या होती है, इसके सामने होता है वक्रता केंद्र और यहाँ पर होता है मिड में वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है ध्रुव। ठीक है, इसी प्रकार इसके वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है ध्रुव और इसके पीछे की तरफ होता है इसका वक्रता केंद्र। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, पीछे की तरफ यहाँ पर होता है इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया सी। ठीक है, ये हो गया सी। और इसके बिल्कुल मिड में, इसके मिड में यहाँ पर पाया जाता है फोकस। फोकस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किरणें आती हैं और अभिसारित होती हैं, जिस बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं वो होता है अवतल दर्पण का फोकस। और मैंने आपको उत्तल के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किरणें आती और अभिसारित हो जाती हैं, सॉरी वो अपसारित हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं। लेकिन उनको यदि पीछे बढ़ा के देखा जाए तो पीछे बढ़ा के देखने पर वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को कहा जाता है फोकस। तो इसमें देखते हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह पद्धति क्या है। ठीक है, तो इसी चिन्ह पद्धति के द्वारा ही अवतल और उत्तल दर्पण पर, जो इसकी शब्दावलियों में मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या, देखिए कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी। वक्रता त्रिज्या के बारे में आपको बताया था, वक्रता केंद्र होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, फोकस के बारे में बताया था, फोकस दूरी के बारे में बताया था और मुख्य अक्ष के बारे में बताया था। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, जो रेखा जो किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसकी पद्धति के कुछ नियम हैं, उसी हिसाब से क्या किया जाता है, उसकी चिन्ह होता है वो दिया जाता है। तो कौन कौन से नियम होते हैं कि जो दूरी मापी जाती है चाहे वो किसी भी दर्पण में, ठीक है, किसी भी दर्पण में जो दूरी मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है, वो ध्रुव से मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो दूसरा नियम है कि यदि आपको ये याद रखना है, यदि जो वक्रता केंद्र है,
ठीक है। वक्रता केंद्र वो किधर स्थित है? वक्रता केंद्र है वो ध्रुव के बाईं तरफ स्थित है। वक्रता केंद्र कहाँ स्थित है? ध्रुव के बाईं तरफ। या फिर जो वस्तु स्थित है, यानी कि जो बिंब है, वस्तु स्थित है, जो बॉडी जो स्थित है वो स्थित है दर्पण के बाईं तरफ। दर्पण के बाईं तरफ। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो किरणें आती हैं, किरणें जो आपतित होती हैं वो कहाँ से आपतित होंगी? वो दर्पण के बाएं तरफ से ही आपतित होती हैं, ठीक है। ये होता हुआ अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये सारी कंडीशन भी बाईं तरफ से होती है, लेकिन हम मान सकते हैं कि किरणें आती हैं वो दर्पण के पीछे बढ़ाने पर हमको प्राप्त होती हैं, यानी कि पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो चिन्ह परिपाटी के बारे में जो आपको बताया गया है कार्तीय चिन्ह पद्धति में कि अवतल दर्पण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अवतल दर्पण तो चिन्ह क्या जो किस प्रकार से यहाँ पर कन्वर्जेशन किया गया है, आपको किस प्रकार से याद रखना है। आप सब लोग डायग्राम जानते हो ग्राफ का जो मध्य बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहा जाता है, और जो दर्पण का जो ध्रुव होता है ये यहाँ पर मूल बिंदु माना जाता है। ध्रुव को क्या माना जाता है? मूल बिंदु माना जाता है। आपको याद होगा ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है प्लस वाई एक्सिस, और ये होता है माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बीच वाला इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो मूल बिंदु होता है। तो आपको हमेशा यही याद रखना है। इसके अलोंग में, इस ग्राफ के अलोंग में आपको दर्पण के चिन्ह याद रखने हैं। ये मान लीजिए ये क्या है? ध्रुव है। यदि ध्रुव के लेफ्ट तरफ यानी कि बाईं तरफ, ठीक है, कुछ भी आता है, चाहे बाईं तरफ यदि वस्तु रखी हुई है, कौन रखी हुई है? बाईं तरफ वस्तु रखी हुई है, तो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये माइनस एक्स की तरफ है। किसकी तरफ है? ये माइनस एक्स की तरफ है। तो देखिए मैं बात करता हूँ, एक बार मैं ले लेता हूँ अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ। यदि कॉनकेव मिरर में यदि मिरर के सामने क्या रखी हुई है? मिरर के सामने रखी है वस्तु, तो इसके लिए जो चिन्ह यूज लिया जाएगा वो होगा नेगेटिव साइन यूज में लिया जाएगा, क्योंकि किसकी तरफ है? ये ध्रुव से किधर की तरफ है? लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस एक्स एक्सिस होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सामने वस्तु रखी है तो वो क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। देखिए जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर स्थित होता है? अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र होता है वो ध्रुव के बाईं तरफ स्थित होता है, कि माइनस एक्स एक्स की तरफ स्थित होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वक्रता केंद्र का साइन भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ओके, फोकस की बात करता हूं तो वो भी किधर आता है? वो भी लेफ्ट की तरफ आता है, यानी कि अवतल दर्पण का फोकस होगा वो माइनस एक्स एक्सिस पर स्थित होगा, यानी कि उसके लिए माइनस चिन्ह यूज करेंगे। इसका जो फोकस होगा, फोकस का जो चिन्ह होगा वो भी क्या होगा? माइनस होगा। फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होगी, वो भी अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड में आती है, तो इसके लिए भी माइनस चिन्ह का यूज किया जाएगा, ठीक है। हमने बात कर ली वक्रता त्रिज्या। देख लीजिए वक्रता त्रिज्या की बात करें अवतल दर्पण के लिए, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या फिर कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो अवतल दर्पण में ये भी ध्रुव से बाईं तरफ होती है, कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होती है, तो इसका चिन्ह भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे बनने वाले आपको याद रखना है अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो किधर स्थित होगा? वो इसके लेफ्ट की तरफ स्थित होता है। यदि वो इसके लेफ्ट की तरफ स्थित होता है, प्रतिबिंब की बात करूं, यदि लेफ्ट की तरफ स्थित होता है तो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। और यदि वो राइट की तरफ मिलता है, ये तो हो गया लेफ्ट वाला, और यदि वो राइट की तरफ मिलता है तो लिया जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस एक्सिस की तरफ चला जाएगा। ओके, यदि जो देखिए जो वस्तु के बारे में मैंने आपको बताया था, इधर की साइड में वस्तु स्थित है तो हमेशा क्या लिया जाएगा? ये वस्तु के बारे में बताया जाएगा तो वो हमेशा लिया जाएगा माइनस
माइनस एक्स एक्सिस लिया जाएगा। ठीक है, यदि वस्तु स्थित है किधर, बाई एक्सिस पर स्थित है, ऊपर की तरफ स्थित है, किधर स्थित है, ऊपर की तरफ स्थित है, तो ऊपर की तरफ स्थित होने पर लिया जाएगा प्लस बाई लिया जाएगा, यानी कि प्लस करके लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, यदि हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में देखिए ध्रुव के बाद यहाँ पर क्या बनता है, ध्रुव के बाद फोकस होता है, यहीं पर फोकस दूरी होती है, इनकी सब कुछ राइट साइड में चला जाता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस केंद्र होता है वो पॉजिटिव होता है, फोकस उसके साथ फोकस दूरी होती है वो भी पॉजिटिव ली जाती है, वक्रता केंद्र होता है वो भी पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ वक्रता त्रिज्या होती है वो भी पॉजिटिव ली जाती है। इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो भी किधर बनते हैं, वो भी राइट तरफ बनते हैं, राइट साइड बनते हैं, तो उनका जो चिन्ह होता है, उनका साइन लिया जाता है। ठीक है, साइन कन्वर्जन होता है वो भी पॉजिटिव लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि वस्तु होती है वो यदि प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, नीचे की तरफ बनता है, तो आपको ये याद रखना है, वो माइनस बाई की तरफ इंडिकेट करता है, यानी कि उसकी जो चिन्ह प्रॉपर्टी होगी, उसका जो साइन कन्वर्जन होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। यदि जो प्रतिबिंब है वो बनता है सीधा, तो इसमें लिया जाएगा प्लस लिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार उत्तल और अवतल दर्पण में हम इनको काम में लेते हैं, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। मैंने आपको सबको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है। ठीक है, ये मैंने अवतल के बारे में तो यहाँ पर लिख के बता दिया, उत्तल के बारे में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया, समझा दिया। ये आपको याद रखना है कि कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार ही अवतल और उत्तल दर्पण में जो साइन कन्वर्जन होता है वो यूज में लिया जाता है, ये आपको बात याद रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि दर्पणों के साथ जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है और उसके क्या क्या नियम होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए क्या होता है, दो किरणों के प्रतिच्छेदन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दो किरण जाती हैं और जाने के बाद क्या होती है, वो टकरा के वापस आती है, और इस प्रकार जब वो इंटरसेक्ट करती है तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, कि जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करेंगी दोनों किरणें आपस में, उसी जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक बार मैं ये रफ कर देता हूँ और फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ कि कौन कौन से नियम के तहत कौन सी किरण कहाँ से गुजरती है, टकराने के बाद वो वापस कहाँ की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं ये रफ कर देता हूँ। चलिए, तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो किरणों के प्रतिच्छेदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको अभी डायग्राम से सब कुछ समझा देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा। देखिए, वापस से बना दे। ठीक है, चलिए, मैं हो गया अवतल दर्पण। ओके, और ये हो जाता है उत्तल दर्पण। चलिए, दो अवतल दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया था कि धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा और उभरे हुए भाग पर क्या की जाएगी, परावर्तक पॉलिश की जाती है, तो हमने कर दी। उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया था कि उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा और धसे हुए भाग पर क्या होगी, परावर्तक पॉलिश होगी, तो मैंने वो भी कर दी। पॉलिश किसकी होती है, सिल्वर और एल्युमिनियम की पॉलिश की जाती है। ठीक है, चलिए, अवतल दर्पण में हम बात करते हैं, यहाँ से ये हो गया इसका ध्रुव, इधर इसका ये हो गया ध्रुव। ओके, इस प्रकार से ओके, तो ये हम कर लेते हैं वक्रता केंद्र, ये हो गया सी वक्रता केंद्र, इनके बीच वाला पॉइंट हो जाता है फोकस एफ और ध्रुव हो जाता है ओ। ओके, इसी प्रकार से ध्रुव हो जाता है ओ और इसके पीछे
डॉट 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 लाइन करके लेके जाते तो ये हो जाता वक्रता केंद्र और इसके मिड वाला पॉइंट हो जाता एफ यानी कि फोकस। अब देखिए क्या होता है, इसके कुछ नियम है। क्या है, इसके कुछ नियम है, तो उन नियमों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नियम की यदि हम बात करें, पहले नियम की बात करें तो आपको याद रखना है, आपको एक बात हमेशा याद रखना है, मुख्य अक्ष मैंने आपको बताया था वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। पहला नियम कहता है यदि कोई भी जो किरण होती है, कोई भी किरण यदि अवतल दर्पण पर, आपको याद रखना है, कोई भी किरण यदि अवतल दर्पण पर आती है, अवतल दर्पण पर कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। आपको याद रखना है कि कोई भी किरण जो अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद ये किरण अवतल दर्पण के जो ये परावर्तन पृष्ठ से टकराती है तो वो गुजरती है कहाँ से, वो फोकस से गुजरती है। ये आपको याद रखना है, वो किरण कहाँ से गुजरेगी, वो किरण फोकस से गुजरती है। ये आपको याद रखना है। किसके अंदर, अवतल दर्पण की हमने बात की है। अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण की यदि बात की जाए तो देखिए किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। मुख्य अक्ष कौन सा हुआ, ये अक्ष हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। इसी प्रकार से ये देख लीजिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण हो गई, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और इस पर क्या होती है, अपसारित हो जाती है। तो अपसारित कैसे होगी, ये अपसारित हो जाती है इस तरह से, इस डायरेक्शन में ये परावर्तित हो जाती है। लेकिन इसी किरण को पीछे मुड़गा कर देखा जाए, इसी किरण को इस दर्पण के पीछे लेकर जाया जाए, ओके अब ठीक लगेगा, ठीक है। इस किरण को दर्पण के पीछे बढ़ाने पर देखा जाए तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है किस पर, फोकस पर। तो ये आपको याद रखना है। इसका पहला नियम कहता है यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। ये आपको याद रखना है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये तो होती है रियलिस्टिक। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, सबके सब आपको अज्यूम करना पड़ता है कि आती तो मुख्य अक्ष के समांतर है, लेकिन टकराने के बाद क्या होता है, उसका अपसारण हो जाता है, यानी कि वो डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन उसको यदि उत्तल दर्पण के पीछे की तरफ यदि बढ़ाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो कहाँ से गुजर रही है, कि वो फोकस से गुजर रही है, ठीक है। वो इस तरह से फोकस से गुजर रही है, ओके। तो आपको हर चीज उत्तल दर्पण में एज्यूम करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैसा होता है, ये आभासी बनाता है, हर सब कुछ क्या बताता है, ये आभासी बनाता है, ओके। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। ओके, दूसरा नियम कहता है, एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसी डायग्राम में सब कुछ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम वापस से बनाते हैं डायग्राम और इसको पहले जैसा बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है फोकस, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये चलिए ये हटा दिया और वापस से पहले जैसा बना देते हैं, ठीक है। ये फोकस हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो दूसरा नियम कहता है यदि कोई किरण, आपको याद रखना है, यदि कोई किरण कहाँ से गुजरे, फोकस से गुजरे, ठीक है। अवतल दर्पण में बात करता हूँ कि कोई किरण ऐसी आती है, कोई किरण ऐसी आती है, कहाँ से गुजरती है, जो फोकस से गुजरती है और अवतल दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी कि कोई किरण जाती है कैसे, फोकस से जाती है, जैसे ए और बी कोई किरण जाई, ठीक है। कोई किरण जाती है, फोकस से निकलकर जाती है और टकराने के बाद, अवतल दर्पण पर टकराने के बाद वो बी ए डैश में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको याद रखना है। पहली बात मैंने आपको बताई थी, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से गुजरती है, और कोई किरण यदि फोकस से गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि दोनों क्या है, रिवर्स वाले हैं। आपको याद रखना है। दो नियम तो इस प्रकार से बन जाते हैं। और उत्तल दर्पण में यदि बात करें तो कोई भी किरण है वो कैसे आएगी, वो फोकस से निकलेगी। कैसे आएगी, फोकस से निकलेगी और कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए कोई किरण है वो फोकस से आनी चाहिए, कहां से आनी चाहिए, कोई भी किरण है वो फोकस से आनी चाहिए। देखिए तो इस प्रकार से कोई किरण है वो फोकस से आ रही है, ये आ जाती है, फोकस से आ जाती है, ये हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो हमको उत्तल दर्पण में ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि जो ये किरण है, ये वाली किरण है कौन सी, ये बी एम ले लेता हूँ, ये बी एम जो रेज आ रही है,
ये फोकस से आ रही है। कैसे आ रही है? फोकस से आ रही है। लेकिन हमको उत्तल दर्पण में सोचना पड़ेगा कि हमके पीछे से आ रही है कि ये फोकस से आ रही है। तो इस प्रकार से ये आ रही है। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है कि किरण फोकस से आती है और टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण में ये इस प्रकार से हो जाता है। ये आपको याद रखना है। 2 नियम मैंने आपको बता दिए। तो तीसरे नियम की यदि मैं आपको बात बताऊं कि तीसरा नियम क्या कहता है, तो वापस से इनको एक बार से मिटा देते हैं। ठीक है, फिर से मैं पहले जैसा इसको बना देता हूं। चलिए, ओके, इस प्रकार से ये बन गया पहले जैसा। एक ही डायग्राम में सब कुछ समझा देता हूं मैं आपको, बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ही नियम है, आपको सिर्फ याद रखना है, रटना नहीं है। समझा रहा हूँ आपको मैं। देखिए, पहला नियम मैंने आपको बताया था कि कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम बताया था कि कोई किरण फोकस से जाती है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। एक नियम मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि कोई भी किरण है वो किससे आती है? यदि कोई किरण यदि वक्रता केंद्र से गुजरती है। किससे गुजरती है? यदि कोई किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजरती है। आपको याद रखना है, यदि कोई किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो टकराने के बाद वापस से उसी दिशा में लौट आती है। ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई भी किरण होती है वो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। आपको याद रखना है। क्यों लौट जाती है? इसका कारण क्या होता है? देखिए कि वक्रता केंद्र से जो आने वाली जो किरण होती है वो दर्पण पर क्या बनाती है? अभिलंब बनाती है। क्या बनाती है? वो दर्पण पर खुद अभिलंब बनाती है। यानी कि जब खुद अभिलंब होगा तो ना तो आपतन कोण होगा ना ही अपवर्तन कोण होगा, ना ही परावर्तन कोण होगा, क्योंकि दोनों का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब दोनों का मान 0 हो जाएगा तो वो वापस उसी डायरेक्शन में क्या होगी? टकराने के बाद लौट जाती है। तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, उत्तल दर्पण में यदि हम बात करें कि कोई किरण होती है वो कहाँ से गुजरनी चाहिए? वो वक्रता केंद्र से गुजरनी चाहिए। तो वक्रता केंद्र से जब कोई भी जो रेज होती है वो गुजरती है तो इस प्रकार से देखिए, तो ये वक्रता केंद्र से इस प्रकार से, क्योंकि ये आवासी होता है तो जो भी किरण होती है वो वक्रता केंद्र से गुजरती है। ठीक है, वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण के बारे में। और इसमें एक नियम और आता है, वो भी आपको याद रखना है। तो वो नियम क्या है? एक काम करता हूँ, वापस से मिटा देता हूँ। ठीक है, वापस से मिटा देते हैं एक बार। चलिए, ये लीजिए, ये हो गया C, ये हो गया F। तो एक नियम क्या कहता है कि यदि एक तिर्यक जो रेखा होती है, ठीक है, तिर्यक किरण आती है, तिर्यक यानी कि टेढ़ी आती है इस प्रकार से। ठीक है, वो आती है सीधी ही परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है। ठीक है, जब परावर्तक पृष्ठ पर वो टकराती है वो जिस एंगल के साथ आई है उसी एंगल के साथ वो वापस परावर्तित हो जाती है। आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि वो इस एंगल से आती है और इस एंगल से वो वापस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो C और O होता है, ठीक है, C और O है, ये एक तरह से अभिलंब का कार्य करता है। तो अभिलंब के बिंदु पर आने वाली कोई भी आपतित किरण होती है वो उतने ही डिग्री का कोण बनाती है और कि वो वापस परावर्तन के बाद वो उतने ही डिग्री का ही कोण बनाएगी। यानी कि ये होता है I, क्योंकि ये आपतन कोण, ये हो जाता है R, ये हो जाता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पर कोण I बराबर कोण R होगा। ये आपको याद रखना है। यानी कि जब भी कोई भी तिर्यक किरण आती है, ठीक है, वो अवतल दर्पण पर हो चाहे वो उत्तल दर्पण पर हो, वो परावर्तन के बाद वापस उतने ही डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है कि जितने डिग्री के कोण पर वो आपतित होती है। यानी कि वो वापस से तिर्यक किरण के रूप में वापस से परावर्तित हो जाती है। ये आपको याद रखना है। इसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है और इसमें इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? ठीक है, वो कहाँ आनी चाहिए? वो डायरेक्टली आनी चाहिए, ध्रुव पर आपतित होनी चाहिए सीधे। यदि वो ध्रुव पर आपतित होती है तो किस प्रकार से आपतित होती है? देखिए, जो सीधे डायरेक्टली ध्रुव पर आपतित होती है और वापस परावर्तित हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो आपको सब कुछ ये डॉट 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 करके पीछे लेके जाना है। ये इस प्रकार से होता है ऐसे। ठीक है, और ये इस प्रकार से ऐसे वापस जाती है और इस पर ये आपतित होती है या परावर्तित हो जाती है। ये कोण बनते हैं। ठीक है, ये I और R, और तो कोण I बराबर होता है कोण R के। ये अवतल दर्पण में आपको याद रखना है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया है। पहला नियम मैंने आपको क्या बताया था?
बताया था कि कोई मुख अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए, अवतल दर्पण में लेके देख लेता हूँ, ठीक है। कोई मुख अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण की यदि बात करें तो वो फोकस से गुजरेगी, और यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो वो कैसे होगी, वो मुख अक्ष के समांतर होती है लेकिन वो फोकस से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी हम बात करें कि कोई किरण फोकस से जाती है तो वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, आपको याद रखना है। कोई किरण वक्रता केंद्र से निकलती है, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया है कि यदि कोई भी किरण होती है वो डायरेक्टली आपतित होती है ध्रुव पर तो उतनी ही डिग्री का कोण बनाती है परावर्तन के बाद जितने डिग्री पर वो आपतित होती है। यानी तिर्यक किरण होगी आपतन के बाद और परावर्तन के बाद भी तिर्यक किरण ही बनी रहेगी, आपको याद रखना है। तो ये सभी नियम हो जाते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण इन्हीं नियमों के आधार पर होता है और इन्हीं नियमों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। कि इन्हीं नियमों के आधार पर जो देखिए कौन कौन से नियम बताए थे। पहला नियम था कि कोई भी किरण होती है वो आती है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है। कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, आपको याद रखना है। दूसरा नियम कहता है कोई जो किरण है वो फोकस से आती है तो टकराने के बाद हो जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। और देखिए कि तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई किरण होती है वो वक्रता केंद्र से गुजरकर क्या होती है, टकराती है और वापस जब वो परिवर्तित होती है तो वो गुजरेगी वापस से वक्रता केंद्र पर। एक बात ये आपको याद रखनी है। चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि कोई भी जब तिर्यक किरण आती है, तिर्यक किरण आपतित होती है, कहाँ पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक है। और वो वापस परावर्तित जब होगी, परावर्तन होती है तब वो भी क्या होती है, वो तिर्यक किरण ही होती है। क्या होती है, वो तिर्यक किरण भी होती है। ये आपको याद रखना है। यानी कि जितने डिग्री का वो कोण बनाती है तो कोण आई और कोण आर का मान होता है यहाँ पर बराबर होता है। तो ये 4 नियम मैंने आपको बताए। इन 4 नियमों के अकॉर्डिंग हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ओके, किस प्रकार से निर्माण करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो एक बात आपको ये हमेशा याद रखनी है कि जब भी फोकस का नाम आएगा तो आपको फोकस से रिलेट करना है हमेशा अनंत का। किसका, अनंत का, यानी कि इनफाइनाइट का याद करना है, ठीक है। अनंत का आपको याद रखना है फोकस से। और जब भी बात आती है अनंत की तो आपको रिलेट करना है किसके साथ, फोकस के साथ। यदि आप इन चीज़ों को सीख लोगे और जब भी बात आती है वक्रता केंद्र की, किसकी, वक्रता केंद्र की बात आती है तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें भी आएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, वो हमेशा प्रतिबिंब बनता है उल्टा और बनता है वास्तविक। केवल एक ही कंडीशन में बनता है सीधा और आभासी, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब की बात की जाए, उत्तल दर्पण में यदि प्रतिबिंब की बात की जाए तो ये हमेशा बनता है आभासी और बनता है सीधा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा आभासी और सीधा होता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। और केवल सीधा और आभासी एक ही कंडीशन में बनता है जब वस्तु होती है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई हो। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है वह किस प्रकार से होता है। ओके, तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दोगुनी होती है किसकी, फोकस दूरी के। तो ये छोटे द्वारक के लिए हमको सिद्ध करना है, अवतल दर्पण के छोटे द्वारक के लिए हमको सिद्ध करना है। तो इस एग्जाम्पल को मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है, कि क्या वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, ठीक है। ये अपन एक बार कर लेते हैं। ओके, ये रफ कर देता हूँ मैं। चलिए, तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि छोटे द्वारक की बात की है, छोटे द्वारक किसमें, अवतल दर्पण में।
अवतल दर्पण में छोटे द्वारक की बात हुई है। इसमें हमको सिद्ध करना है कि जो वक्रता जो त्रिज्या है वो दुगनी होती है किसके, फोकस दूरी के। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए तो करते हैं सिद्ध। सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। ये हमने बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया है। ठीक है, ये बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में डिनोट कर देते हैं, ये बन जाता है C। ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो जाता है। ठीक है, बीच में हो जाता है ये फोकस, और ये हो गया O यानी कि ध्रुव हो गया। इसके बाहरी पृष्ठ पर हो गई परावर्तक पॉलिश। तो मैंने आपको अभी जो नियम बताए थे उन नियमों को फॉलो करना है। किस प्रकार से फॉलो करेंगे कि मुख्य अक्ष के एक समांतर किरण आती है, टकराने के बाद किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है, तो ये गुजर गई। ठीक है, यानी कि ए बी और ये C ले लीजिए कि एक रेज आती है, कौन सी, ए बी किरण आती है। ए बी किरण क्या हुई है, आपतित हुई है। ठीक है, आपतित हो गई। परिवर्तित किरण कौन सी है, BC है। परिवर्तित किरण है BC। ओके, वो किससे गुजरती है, वो F फोकस से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक किरण होती है जो किससे गुजरती है, वो वक्रता केंद्र किससे गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से इस प्रकार से एक किरण गुजर जाती है, ये गुजर गई, और वक्रता केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तो वो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है, यानी कि वक्रता केंद्र में ही लौट आती है, आपको याद रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था ये होता क्यों है, क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है वो इस अवतल दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन जो सरफेस होती है, इस पर अभिलंब का कार्य करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो होती है आपतित किरण, ये हो जाती है परावर्तित किरण, और ये होती है अभिलंब। तो ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, और ये होने भी चाहिए क्योंकि यही होता है परावर्तन का नियम। तो मैंने आपको जब परावर्तन का नियम बताया था तो आपको ये समझाया था कि हम हमेशा इन रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा ही फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम हमेशा ही फॉलो करेंगे। तो हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक होती है आपतित किरण, दूसरी होती है परावर्तित किरण, और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतित किरण इस अवलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, कि I डिग्री का कोण बनाती है, तो जो परावर्तित किरण होती है इसी अवलंब के साथ उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि R डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए कौन कौन से कोण की हमने बात की है, कोण A, B और C। कोण A, B, C बराबर है कोण I के। ठीक है, और देखिए कोण C, B और C, कोण C, B और C ये बराबर होता है कोण R के। तो ये आपस में क्या है, सबके सब बराबर है। इसको हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि ABC कोण ABC बराबर होगा कोण CBC के। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए याद रखने के लिए। मैंने क्या बताया था, CBC, सॉरी इसको आप C मत लीजिए, इसको आप यहाँ पर Q ले लीजिए। क्या ले लीजिए, Q ले लीजिए। तो मैंने आपको बताया था ABC हो जाता है, और ये बन जाता है CBQ। CBQ यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी जगह, और इसकी जगह भी हम कर देते हैं Q कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है A, B और C। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, अब हमने देखा कि ये एक क्या है, एक समांतर रेखा है, ये भी एक समांतर रेखा है। ठीक है, ये भी ये समांतर रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं को जब आपस में एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दिए है तो आपको मैथ में समझा होगा, तो कोण बनते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखिए जो आपको ये दिख रहा है कोण ABC यानी कि कोण I है, कोण I दिख रहा है। इसी प्रकार से कोण BC जो QO दिख रहा है, BC और O दिख रहा है, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि कौन कौन से कोण, देखिए कोण ABC बराबर हो जाएगा किसके, कोण ये वाला कोण BC और O, BCO। ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में दे रखा है ABC बराबर है CBQ के और ABC बराबर है BCO के।
तो इम्प्लाई द रिजल्ट निकलता है कि कोण सी बी क्यू बराबर होगा कोण बी सी ओ के। अब ये कौन कौन से कोण है, कोण सी बी और क्यू यानी कि ये वाला कोण है, और कोण बी सी ओ, कोण बी सी ओ यानी कि ये वाला कोण है। ये दोनों के दोनों कोण होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। और देखिए जब दो कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में तो उन कोणों के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कोण सी के सामने की भुजा बन जाती है बी एफ। देखिए कोण सी के सामने की भुजा बन जाती है बी एफ। कौन सी, ये बी एफ। ये इस प्रकार से है, देखिए ये इस प्रकार से है। ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया एफ। जब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं तो इस कोण के सामने की भुजा होती है बी एफ और इस कोण के सामने की भुजा होती है सी एफ। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि बी एफ बराबर हो जाएगी सी एफ के। कौन सी, कि बी एफ बराबर हो जाएगी सी एफ के। बी एफ बराबर हो जाएगी सी एफ के, ये आपको याद रखना है। और देखिए हमने बात की है छोटे द्वारक की। किसकी बात की है हमने, छोटे द्वारक की बात की है। तो छोटे द्वारक की यदि हम बात करते हैं तो होता क्या है कि छोटे द्वारक में हम मान सकते हैं कि जो बिंदु बी है ये करीब करीब बिल्कुल पास में होता है बिंदु ओ के, यानी कि ध्रुव के बिल्कुल भी पास में होता है। तो हम कह सकते हैं जब ये बिंदु यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, तो ओ की जगह ही बी आ जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि जो बी एफ है यहाँ पर भी बी एफ बनेगा और ये भी बी एफ बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्या एक पे ही ओवरलैप हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बी एफ है वो बराबर हो जाएगा ओ एफ के। छोटे द्वारक के लिए देखिए बी एफ है वो बराबर हो जाएगा ओ एफ के, ये आपको याद रखना है कि देखिए कि बी एफ है बराबर हो जाएगा ओ एफ के। ये किसके लिए बताया, ये मैंने छोटे द्वारक के कारण ये ऐसा हुआ है। जब बी एफ है ओ एफ के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बी एफ है वो सी एफ के बराबर है, तो इससे निकल के आ जाएगा कि बी एफ है, सॉरी इससे निकल के आएगा कि सी एफ है वो बराबर हो जाएगा ओ एफ के, कि सी एफ है वो बराबर हो जाएगा ओ एफ के। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पूरा का पूरा यानी कि सी एफ और ये क्या है ओ एफ है। यदि इसको भी मैं क्या लिख लूँ, इसको भी यदि मैं सी एफ लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, सी एफ लिख लेता हूँ, तो ये तो क्या बन जाएंगे, 2 सी एफ बन जाएंगे। तो हम ये इसके दोनों के बराबर है। तो टोटल यदि हम निकालें ओ सी, क्या निकालें, यदि हम टोटल निकालें ओ सी निकाल लीजिए, सी ओ निकालते हैं, टोटल सी ओ बराबर किसके हो जाएगा, सी ओ बराबर होगा इस सी एफ के दुगने के या फिर इस ओ एफ के दुगने के बराबर हो जाएगा। यानी कि सी ओ बराबर हो जाएगा 2 गुणा में एफ ओ। अब देखिए ये है अपना फाइनल रिजल्ट। अब देखिए ये है क्या है और मैंने क्यों लिखे हैं। तो सी ओ क्या है, सी ओ यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ओके, गुणा में 2। एफ ओ क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो देख लीजिए क्या हमको यही प्रूव करना था कि वक्रता त्रिज्या होती है वो 2 गुणा में फोकस दूरी के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दुगुना होती है। ये किसके लिए सिद्ध किया हमने, छोटे द्वारक के लिए सिद्ध किया है। तो यही हमको प्रूव करना था कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर की होती है। किसके लिए, एक छोटे द्वारक के लिए, ठीक है, एक छोटे दर्पण के लिए हम ये कह सकते हैं। तो ये आज मैंने इतना आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और अब जो अपनी क्लास होगी मंडे को, ठीक है, तो मंडे को जब अपनी क्लास होगी तब तक थोड़ी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि इमेज फॉर्मेशन किससे करनी है, हमको करनी है कॉनकेव मिरर से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वो हम पढ़ेंगे मंडे को। सैटरडे संडे की आपकी हो गई छुट्टी, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसकी वजह से मैं आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि आपकी साइंस और मैथ की क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है। तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, या फिर जो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी मंडे को। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।